नमस्कार। आज हम हवाई अड्डा रनवे डिजाइन की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो लगता तो सीधा है, बिल्कुल। जैसे डामर की एक पट्टी ही तो है, पर असल में ये इंजीनियरिंग, ढेर सारा डेटा और बहुत ही सटीक गणना का नतीजा है। सही कहा। हमारी ये बातचीत आधारित है हवाई अड्डा रनवे डिजाइन, डेटा और गणना नाम के दस्तावेज के कुछ हिस्सों पर। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक सुरक्षित, एक कारगर रनवे बनाने के लिए किस किस तरह की जानकारी चाहिए होती है और कैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम जैसे ICAO के या फिर हमारे अपने DGCA और AI के मानक, ये सब कैसे फिट होते हैं इसमें। हाँ, ये सब मिलकर ही तो पूरा ढांचा तैयार करते हैं कि रनवे कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। तो मतलब ये सिर्फ जमीन पर लकीर खींच देना नहीं है। इसमें तो उस हवाई अड्डे पर उतरने वाला सबसे बड़ा विमान कैसा है, वहाँ का मौसम क्या कहता है, जमीन कैसी है, सब देखना पड़ता है। हर चीज। चलिए शुरू करते हैं विमानों से ही। उनकी अपनी बनावट, उनकी क्षमताएं, ये कैसे असर डालती हैं डिजाइन पर। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे पहले तो क्रिटिकल एयरक्राफ्ट तय होता है। मतलब वो सबसे बड़ा, सबसे भारी विमान जो वहां रेगुलरली आएगा। अच्छा। उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, जिसे MTO कहते हैं, वो जानना जरूरी है। इससे रनवे की मजबूती, पेवमेंट की थिकनेस, ये सब तय होता है। ओके। फिर उसके पंखों का फैलाव, विंग स्पैन, ये बताएगा कि रनवे कितना चौड़ा हो, टैक्सीवे कितना चौड़ा हो, गेट्स पर कितनी जगह चाहिए, और सबसे जरूरी, उसे टेक ऑफ के लिए कितनी दूरी चाहिए, लैंडिंग के लिए कितनी, मतलब रिक्वायर्ड टेक ऑफ डिस्टेंस और लैंडिंग डिस्टेंस, और उसकी अप्रोच स्पीड क्या है। ये चीजें सीधे सीधे रनवे की लंबाई तय करती हैं। समझ गया। तो विमान का वजन, साइज, स्पीड, ये सब मिलकर रनवे की लंबाई चौड़ाई तय करते हैं। लेकिन मौसम का क्या? मैंने सुना है हवा की दिशा बहुत मायने रखती है। मौसम? अरे हाँ, मौसम तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। शायद सबसे अहम बाहरी कारक, खास तौर पर हवा। हवा कैसे? हमें कम से कम 5 से 10 साल का विंड डेटा चाहिए होता है। उससे बनता है एक विंड रोज डायग्राम। विंड रोज डायग्राम? हाँ, वो दिखाता है कि साल भर में हवा ज्यादातर किस दिशा से और कितनी रफ्तार से बहती है। टारगेट ये होता है कि रनवे की दिशा ऐसी हो कि 95% टाइम विमानों को बहुत ज्यादा क्रॉस विंड, मतलब साइड से आने वाली तेज हवा ना झेलनी पड़े। 95%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये ICAO का स्टैंडर्ड है। ये सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर किसी जगह हवा इतनी बदलती है कि ये 95% कवरेज एक रनवे से नहीं मिलता, तो फिर या तो 2 रनवे बनाने पड़ते हैं अलग अलग दिशाओं में, जो कि बहुत महंगा सौदा है, या फिर उस एयरपोर्ट पर मौसम के हिसाब से ज्यादा पाबंदियां लगती हैं उड़ानों पर। अच्छा। और हवा के अलावा तापमान और ऊंचाई का भी जिक्र होता है अक्सर। बिल्कुल। तापमान और एयरपोर्ट की समुद्र तल से ऊंचाई यानी एलिवेशन, इन दोनों का सीधा असर पड़ता है हवा के घनत्व पर, एयर डेंसिटी पर। हाँ, हम एक चीज देखते हैं, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। ये होता है साल के सबसे गर्म महीने का औसत मैक्सिमम तापमान। ओके। अब देखिए, ज्यादा तापमान और ज्यादा ऊंचाई दोनों ही हवा को पतला कर देते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है। और पतली हवा में विमान के पंखों को लिफ्ट कम मिलती है। एग्जैक्टली, लिफ्ट कम मिलती है और इंजन की परफॉर्मेंस भी थोड़ी घट जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि विमान को टेक ऑफ के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी लंबा रनवे चाहिए होगा। आप सोचिए, दुबई जैसी गर्म जगह या लेह जैसा इतना ऊंचा एयरपोर्ट, वहां ये चीजें कितनी मायने रखती होंगी। हाँ, ये तो बड़ी चुनौती होगी। अच्छा, विमान हो गया, मौसम हो गया, अब जमीन की बात करते हैं। साइट डेटा है ना? हाँ, स्थलाकृतिक डेटा, मतलब जमीन कैसी है, एयरपोर्ट की सटीक ऊंचाई क्या है समुद्र तल से, आसपास कोई रुकावट तो नहीं, जैसे पहाड़, पेड़, ऊंची बिल्डिंग्स जो उड़ान के रास्ते में आ सकती हैं। बिल्कुल। फिर जमीन की भार वहन क्षमता, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, जिसे CBR वैल्यू से नापते हैं। ये पक्का करना होता है कि जमीन, रनवे का और उस पर चलने वाले भारी भरकम विमानों का वजन सह पाएगी या नहीं। और पानी, बारिश का पानी? हाँ, ड्रेनेज, पानी की निकासी का पूरा सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है ताकि रनवे पर पानी जमा ना हो। ये भी बहुत जरूरी है। सही बात है। ये तो हुई मौजूदा स्थिति, लेकिन एयरपोर्ट तो सालों साल चलते हैं। भविष्य का कैसे सोचते हैं? और नियम कानून? हाँ, ये भी अहम है। ऑपरेशनल डेटा और फोरकास्ट, मतलब भविष्य में कितना ट्रैफिक बढ़ने की उम्मीद है, पीक आवर्स में कितने विमान होंगे, इन सब को ध्यान में रखना होता है ताकि एयरपोर्ट भविष्य के लिए तैयार रहे। बिल्कुल।
और फिर आते हैं नियम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ICAO का एनेक्स 14 है। भारत में DGCA के कार्स यानी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स और AAI की गाइडलाइंस हैं। अच्छा, ये नियम क्या बताते हैं? ये हर चीज के मानक तय करते हैं। रनवे की कम से कम लंबाई चौड़ाई कितनी हो, रनवे के आसपास कितना सुरक्षा क्षेत्र यानी सेफ्टी एरिया छोड़ना है, कोई भी रुकावट रनवे से कितनी दूर और कितनी नीची होनी चाहिए, जिसे ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सर्फेसेस कहते हैं। OLS। हाँ, OLS। और जाहिर है इन सब के साथ लागत कितनी आएगी, पर्यावरण पर क्या असर होगा, सामाजिक असर क्या होगा, ये सब भी देखा जाता है। बाप रे, ये तो बहुत कुछ है। क्या आप एक सरल सा उदाहरण दे सकती हैं कि इन सब डेटा से रनवे की लंबाई कैसे कैलकुलेट होती है, बस अंदाजा लगाने के लिए? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन में, मतलब समुद्र तल पर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और 0 स्लोप, किसी प्लेन को 2000 मीटर का रनवे चाहिए। ये हुई उसकी बेसिक रनवे लेंथ। ठीक है, 2000 मीटर। अब मान लीजिए असल में एयरपोर्ट 600 मीटर की ऊंचाई पर है, तो हर 300 मीटर ऊंचाई के लिए लंबाई करीब 7% बढ़ानी पड़ती है। तो 600 मीटर के लिए लगभग 14% इजाफा। तो 2000 का 14%, यानी 280 मीटर और जुड़ गए। हो गया 2280 मीटर। हाँ, अब मान लीजिए वहां का रेफरेंस टेम्परेचर 30 डिग्री है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर उस ऊंचाई पर शायद 11 डिग्री के आसपास होगा, तो टेम्परेचर स्टैंडर्ड से लगभग 19 डिग्री ज्यादा है। ओके। तो हर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर लंबाई करीब 1% और बढ़ती है, तो लगभग 19% का इजाफा। और 19%? हाँ, किसका? हाँ। 2880 का? हाँ, जो ऊंचाई के बाद लंबाई आई उसका। तो करीब 430 मीटर और जुड़ गए। अब हम पहुंच गए 2710 मीटर पर। वाह! और मान लीजिए रनवे में थोड़ा सा चढ़ाव भी है। इफेक्टिव ग्रेडियंट 0.5% है, तो हर 1% स्लोप के लिए लंबाई 20% बढ़ती है, तो 0.5% के लिए 10% और बढ़ेगी। यानी 2710 का 10%, करीब 270 मीटर और। हाँ, तो कहाँ शुरू हुए थे 2000 मीटर से और कहाँ पहुंच गए? लगभग 2980 मीटर पर। आप रे, मतलब जगह की ऊंचाई, गर्मी और जरा सी ढलान, इन सब ने मिलकर रनवे की जरूरत को लगभग 50% बढ़ा दिया। बिल्कुल, और ये तो बस एक मोटा मोटा हिसाब है लंबाई का। हाँ, ये तो सिर्फ लंबाई हुई। असल डिजाइन में तो बहुत कुछ है। रनवे की चौड़ाई, उसके किनारे के शोल्डर्स, पूरी रनवे स्ट्रिप, रनवे के दोनों सिरों पर एक खाली जगह छोड़नी पड़ती है, रनवे एंड सेफ्टी एरिया, रेसा कहते हैं उसे। रेसा? वो क्यों? वो एक तरह का सेफ्टी बफर है। अगर विमान टेक ऑफ या लैंडिंग में थोड़ा आगे निकल जाए या रुकने में थोड़ी दिक्कत हो, तो उसे कुछ खाली जगह मिले। अच्छा, समझ गया। फिर टैक्सीवे का पूरा नेटवर्क, रनवे की सतह कैसी बनेगी, उसका पेवमेंट डिजाइन, ACN PCN मेथड होता है उसके लिए, फिर लाइट्स, मार्किंग्स, ड्रेनेज, ये सब शामिल है। तो कुल मिलाकर एक रनवे बनाना, ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का काम नहीं है। जी, ये तो जैसे बहुत सारी चीजों को एक साथ साधना है। विमान की जरूरतें, लोकल कंडीशन, मौसम, भविष्य का ट्रैफिक और कड़े सुरक्षा नियम, सबके बीच एक बैलेंस बनाना। एकदम सही कहा आपने। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी काम है और हर डिटेल, हर छोटी से छोटी चीज सुरक्षा और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए मायने रखती है। डेटा और नियमों का पालन ही ये पक्का करता है कि विमान सुरक्षित उड़ें और उतरें। बिल्कुल। यह एक बात सोचने वाली है। अब जैसे विमानों की टेक्नोलॉजी बदल रही है, हम इलेक्ट्रिक प्लेन्स की बात सुन रहे हैं, भविष्य में शायद हाइपरसोनिक विमान भी आएं। हाँ, ये तो है। तो क्या आने वाले समय में रनवे डिजाइन के लिए हमें बिल्कुल नए तरह के डेटा की जरूरत पड़ेगी, या इंजीनियरिंग में नई चुनौतियां आएंगी? क्या मौजूदा रनवे काफी होंगे? ये सोचना दिलचस्प